गुड इवनिंग। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 8 लेकर के मिल रहे हैं। फिर से बता दें, ये वीडियो आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये वीडियो थोड़ा सा मिलने में आपको देर हो गया। इसलिए देर हो गया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है। स्वास्थ्य खराब की वजह से जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ज़बरदस्ती किए थे 2 दिन पहले, तो और ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसके वजह से 2 दिन क्लास फिर आपका बंद रहा। आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा और इस चैप्टर में 2 वीडियो हम देखेंगे। साथ ही से 2 वीडियो, इस वीडियो के साथ एक और वीडियो बनाएंगे तो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि संचक 3 प्रकार के होते हैं: गोलीय संचक, बेलनाकार संचक और समानांतर प्लेट संचक। संचक 3 प्रकार के होते हैं: गोलीय संचक, बेलनाकार संचक और समांतर प्लेट संचक। तो गोलीय संचक और बेलनाकार संचक हम लोग को एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन समानांतर प्लेट संचक हम लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है। समानांतर प्लेट संचक के बारे में एनसीईआरटी में जानना है। समानांतर प्लेट संचक क्या है? तो समानांतर प्लेट संचक में 2 समानांतर धातु की प्लेटें, समांतर प्लेट संचक में 2 समानांतर धातु की प्लेटें हैं, AB और CD। 2 समानांतर धातु की प्लेटें हैं AB और CD। AB पर आवेश दिया गया है +Q। प्लेट AB पर आवेश दिया गया है +Q। प्लेट CD जो है भूद्रित है। भूद्रित का मतलब हुआ भूमि से जुड़ा हुआ। CD जो है भूद्रित है। भूद्रित का मतलब भूमि से जुड़ा हुआ। भूद्रित मतलब भूमि से जुड़ा हुआ, यह भूद्रित है। विद्युत उपापन की क्रिया से CD के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश, दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूँकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। CD चूँकि भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। CD पर बच गया केवल ऋण आवेश। AB को कहते हैं संग्राहक प्लेट। AB को हम लोग कहते हैं संग्राहक प्लेट और CD को कहते हैं संघनक प्लेट। AB को कहते हैं संग्राहक प्लेट और CD को कहते हैं संघनक प्लेट। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो A है। AB का भी क्षेत्रफल A है और CD का भी क्षेत्रफल A है। दोनों का क्षेत्रफल A दिया हुआ है। दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो D है, छोटा वाला D। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो D है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की जो गैपिंग है, 2 प्लेट इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो D है। दोनों प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का, दोनों प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख दिया गया। दोनों प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, जिसका स्थिरांक कितना है? एप्सिलॉन r है। इसका स्थिरांक कितना है? एप्सिलॉन r है। जो परावैद्युत माध्यम रखा गया है उसका नियतांक एप्सिलॉन r है। अब देख सकते हैं चित्र में 2 धातु की प्लेटें हैं AB और CD। AB पर +Q आवेश दिया गया है। CD पर विद्युत प्रेरण की क्रिया से, उपापन की क्रिया से नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश, दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूँकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला गया। AB को संग्राहक प्लेट कहते हैं, CD को संघनक प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, जिसका स्थिरांक एप्सिलॉन r है। ये यहाँ तक आपका डायग्राम क्लियर है। अब हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई बराबर
दोनों प्लेटों के बीच हवा की मोटाई कितनी है। तो जब माध्यम नहीं रखा गया था बीच में माध्यम नहीं था, तो दोनों प्लेटों के बीच गैपिंग जितना था उतना ही हवा भी था। दोनों प्लेटों के बीच की जितनी गैपिंग थी उतना में हवा भरा हुआ था। लेकिन बीच में जब माध्यम बीच में भर दिए तो अब हवा यहाँ है और यहाँ है, यानी टोटल गैपिंग में से, टोटल गैपिंग पहले डी था, लेकिन अब बीच में माध्यम भर दिया गया तो अब हवा की जो गैपिंग हो गई वो हो गई डी माइनस टी। पहले गैपिंग था डी, पहले हवा था डी, लेकिन जब माध्यम रख दिया गया तो अब गैपिंग हो गया डी माइनस टी। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई बराबर डी माइनस टी। पुनः दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई बराबर टी। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई कितनी है, तो टी है, यही हमारा माध्यम है जिसकी मोटाई दिया हुआ है टी। दोनों प्लेटों के बीच हवा की मोटाई हो गया डी माइनस टी और माध्यम की मोटाई हो गया टी। आगे देखते हैं, माना दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसे ही बोल देंगे हाँ हाँ समझ में आ गया, लेकिन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ये आपको इतना आसान नहीं है कि जितना जल्दी आप आसानी से कह दिए कि समझ में आ गया। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यदि आप ये कहते हैं कि हमको डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है और सच में आपको समझ में आया हो, तो आप समझिए कि एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, और नहीं तो ये इतना आसान नहीं है इसको समझना कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ। तो बहादुर एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बनवाए थे 1.24। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल बनवाए थे हम 1.24 नंबर न्यूमेरिकल में हम बताए थे कि देखिए यही कंडीशन है, ये दोनों प्लेट, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। तो जब बिंदु P बीच में है तो इसके कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो विकर्षण होगा इधर, और ये माइनस है, इसके कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो आकर्षण होगा इधर। दोनों एक ही दिशा में हो गया तो टोटल आपका तीव्रता हो जाएगा E1 प्लस E2। टोटल तीव्रता हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 का मान 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 का मान 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये एनसीईआरटी के 1.24 नंबर न्यूमेरिकल में हम बनवाए हैं। आप 24 नंबर न्यूमेरिकल देख करके विस्तार से इसको समझ सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता इतना कहां से आया। पुनः दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में विद्युत तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में विद्युत तीव्रता, माध्यम में विद्युत तीव्रता कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता निकाल लिए, दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत तीव्रता निकाल लिए, और माध्यम में विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। चूंकि विद्युत विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी, विद्युत विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर कैसे होता है, सिद्ध कर दीजिएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर कैसे होता है, सिद्ध कर दीजिएगा। तो विद्युत तीव्रता बराबर विभव बटा में दूरी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता E बराबर विभव बटा में दूरी, तो विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया। तीव्रता बराबर विभव बटा में दूरी, विभव का वोल्ट और दूरी का मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया। तो विद्युत विभव बराबर तीव्रता गुना में दूरी। तो हवा में तीव्रता लेंगे तो हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता लेंगे तो माध्यम की दूरी। माना कुल विभव बराबर V।
तो v बराबर देखिए हवा में तीव्रता तो हवा की दूरी, हवा में तीव्रता हवा की दूरी प्लस माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी, हवा में तीव्रता हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी, हवा में तीव्रता हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी। v बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका दोनों प्लेटों के बीच विभव का मान निकला, दोनों प्लेटों के बीच विभव का मान निकला। v बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई d माइनस टी, मान लीजिए 10 फीट पहले हवा था, अब बीच में वो टी मोटाई 2 फीट का मान लीजिए कोई प्लेट डाल दिया, तो अब हवा 10 माइनस 2 यानी 8 फीट में ना हवा रहेगा। पहले 10 फीट में हवा था और बीच में वो 2 फीट का कोई माध्यम डाल दिया तो 8 फीट ना खाली जगह बचा, तो 8 फीट खाली जगह बचा है तो 8 फीट ना होगा, 8 फीट खाली जगह बचा हुआ है तो 8 फीट में हवा होगा, तो d माइनस टी हुआ। माध्यम की मोटाई t दिया हुआ है, हवा में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया तीव्रता बता दिया हमने। फिर 1.24 नंबर न्यूमेरिकल देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। माध्यम में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, विभव बराबर तीव्रता गुना में दूरी, तो हवा में तीव्रता तो हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी, कुल विभव का मान निकल गया। हमें निकालना है धारिता का मान। हेडलाइन है समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य व्यंजक प्राप्त करें, यही टॉपिक है कि समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य व्यंजक क्या होगा। धारिता का तो अभी निकला है विभव, धारिता देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। माना संचयक की धारिता बराबर C, माना संचयक की धारिता बराबर C, धारिता बराबर आवेश बाटा में विभव होता है सूत्र। धारिता बराबर आवेश बाटा में विभव होता है, धारिता बराबर आवेश बाटा में विभव। थोड़ा सा एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर धारिता विभव पर या आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्यों? आपने जो बताया कि धारिता आवेश दूरी पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करता, क्यों? कि सर निर्भर तो करता है सूत्र के अनुसार। बहादुर, धारिता एक ऐसी राशि है जिसमें जैसे करंट बहेगा तो विभव होगा, करंट बहेगा तो आवेश होगा, लेकिन धारिता को करंट से मतलब है ही नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी की धारिता है 5 लीटर, तो उसमें पानी रहे चाहे न रहे उसकी धारिता तो 5 लीटर रहेगी। बाल्टी है, बाल्टी के धारिता 5 लीटर है तो उसमें पानी डालिए चाहे मत डालिए उसकी धारिता 5 लीटर तो है। धारिता का मतलब उससे उतना पहले से तो फिक्स है, जितना उसकी धारिता है उतना फिक्स रहेगा, चाहे आवेश दीजिए चाहे मत दीजिए, विभव दीजिए चाहे मत दीजिए, करंट उसको बहाइए चाहे मत बहाइए, उसकी धारिता फिक्स है। याद रखिएगा कि धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है, तो C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बटा V का मान यहाँ से डाल दीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। C बराबर Q इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा का हो जाएगा आवेश बटा में क्षेत्रफल, सिग्मा का हो जाएगा आवेश बटा में क्षेत्रफल, Q से Q कट जाएगा, क्षेत्रफल चल जाएगा ऊपर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। यही हमारा जो समीकरण 3 है, समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य व्यंजक है। समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य सूत्र है, जनरल सूत्र है। समांतर प्लेट संचयक की धारिता का सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है। बेहतरीन एक टॉपिक हम आपको ये डील कर रहे हैं। ये आज का वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को देखिएगा। यदि बिहार बोर्ड इस बार सिलेबस कट नहीं करता है तो मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक सवाल आपको जरूर मिलने वाला है, चाहे 2 नंबर के मिले, चाहे 5 नंबर के मिले, चाहे ऑब्जेक्टिव मिले।
बहुत बेहतरीन है। वीडियो को आप 2 बार 3 बार करके जरूर देखिएगा इसको। अब हम इसी टॉपिक पर आधारित कुछ नोट पढ़ेंगे। इसमें हम इससे आधारित टॉपिक पर कुछ नोट पढ़ने वाले हैं। नोट को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को ध्यान देना है अलग अलग केस। ये तो मेन आपका फॉर्मूला हो गया, समांतर प्लेट संचय की धारिता का सामान्य फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला होगा जो सब जगह लागू होगा। ये जो फॉर्मूला है ये सब जगह लागू होगा, लेकिन अब हम इसको अलग अलग केस में, स्पेशल केस में बांट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल केस में जो है डिवाइड करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला केस है, यदि दोनों प्लेटों के बीच केवल वायु हो, दोनों प्लेटों के बीच केवल क्या हो? हवा हो। यानी ये जो माध्यम टी मोटाई का देख रहे थे ये माध्यम हो ही नहीं। यदि दोनों प्लेटों के बीच केवल वायु हो तो वायु रहेगा तो ये टी जो मोटाई का माध्यम है ये माध्यम गायब हो जाएगा, माध्यम नहीं रहेगा। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, इसका मतलब हुआ कि माध्यम की मोटाई 0 हो गया, माध्यम है ही नहीं। तो इसमें हम टी का मान 0 रख देंगे। तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस 0 प्लस 0 बाई एप्सिलॉन आर। तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। समीकरण 1 वायु प्लेट संचक की धारिता का समीकरण है। वायु प्लेट संचक की धारिता का समीकरण है, याद रखिएगा। समीकरण 1 जो आप देख रहे हो ये वायु प्लेट संचक की धारिता का समीकरण है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। यानी ये वाला तब वहीं लागू होगा जब दोनों प्लेटों के बीच केवल हवा हो, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम नहीं हो, तब इस सूत्र का इस्तेमाल होगा धारिता के। दोनों प्लेटों के बीच यदि माध्यम ना हो, केवल हवा हो, तब इस धारिता का सूत्र लगेगा। दूसरा केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो, यानी टोटल आपका माध्यम ही भर दिया गया, दोनों प्लेटों के बीच पूरा का पूरा माध्यम भर दिया गया, टोटल माध्यम ही भर दिया गया, यानी टी का जो मोटाई है वो डी के बराबर हो गया। जब पूरा माध्यम भर देंगे तो जितना गैपिंग है, तो डी मोटाई की गैपिंग है तो डी मोटाई का माध्यम भरेंगे तब जाकर पूरा भराएगा। 10 फीट की गैपिंग है तो 10 फीट का सिल्ली रखेंगे तब ना पूरा सट जाएगा। यानी टी का जो मान है वो डी के बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस डी प्लस डी बाई एप्सिलॉन आर। टी के जगह पर डी हो गया तो डी माइनस डी 0 हो गया। तो सी बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। ये आपका तब सूत्र लागू होगा जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो। इस सूत्र का इस्तेमाल कब होगा? जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो। और इस सूत्र का इस्तेमाल कब होगा? जब दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, केवल हवा हो, जिसको हम वायु प्लेट संचक भी कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच केवल हवा हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। दोनों प्लेटों के बीच केवल माध्यम भरा हो, पूरा माध्यम भरा हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। अब हम दिखाने वाले हैं कि दोनों प्लेटों के बीच यदि धातु हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच धातु भरा गया हो, धातु माध्यम जो परावैद्युत माध्यम रखे हैं, परावैद्युत माध्यम की जगह पर धातु भर दिया जाए, दोनों प्लेटों के बीच धातु भर दिया जाए। देखिएगा, यदि दोनों प्लेटों के बीच धातु हो, दोनों प्लेटों के बीच धातु होगा तो एप्सिलॉन आर का तो वैल्यू आप जानते होंगे, धातु का अनंत होता है।
धातु के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू अनंत आप तो जानते होंगे, और एप्सिलॉन आर का मान अनंत रखेंगे तो C बराबर 0 हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच धातु भरा गया हो पूरा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू अनंत, और इसमें अनंत रखेंगे तो अनंत से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो C बराबर 0। C बराबर 0 नहीं होगा, वो अनंत हो जाएगा, C बराबर अनंत। याद रखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच केवल धातु भरा हो तो धारिता अनंत हो जाएगी। दोनों प्लेटों के बीच धातु भरा हो तो धारिता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इस तरह इसके 3 केस है। जब दोनों प्लेटों के बीच केवल हवा हो, कोई माध्यम ना हो, दोनों प्लेटों के बीच केवल पूरा का पूरा माध्यम भरा हो, और तीसरा है कि जब दोनों प्लेटों के बीच धातु भरा हो। तो धातु भरा रहेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू अनंत हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर का मान अनंत रखेंगे तो C का वैल्यू भी अनंत हो जाएगा। इस तरह से हमारा समांतर प्लेट संचक की धारिता का सूत्र समाप्त हुआ, समांतर प्लेट संचक की धारिता का थ्योरी समाप्त हुआ। अब इसी में एक 2 नंबर का सवाल आता है कि समांतर प्लेट संचक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संचक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संचक की जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। समांतर प्लेट संचक की धारिता C समानुपाती A हो जाएगा, C समानुपाती A। समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। समांतर प्लेट संचक की धारिता C समानुपाती A। धारिता समांतर प्लेट संचक की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरा है समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C और D में संबंध है, C समानुपाती 1/D। समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संचक की जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगा धारिता घटेगा, दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा धारिता घटेगा, प्लेटों के बीच की दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा धारिता घटेगा। तीसरा है समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है। C समानुपाती एप्सिलॉन आर। समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है। यानी मान लीजिए हवा रहेगा तो उसकी धारिता 5 है, तो उसमें बीच में माध्यम भर देंगे तो धारिता 5 से अधिक होगी। ये फाइनल है कि धारिता 5 से अधिक होगी क्योंकि एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा। C समानुपाती एप्सिलॉन आर। समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है। समांतर प्लेट संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा धारिता घटेगी, दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगी। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी, माध्यम घटेगा धारिता घटेगी। यह है समांतर प्लेट संचक की धारिता। धारिता अलग हुआ और समांतर प्लेट संचक की धारिता अलग हो गया। धारिता अलग है और समांतर प्लेट संचक की धारिता अलग है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य सूत्र निकाले और उस पर 3 गो नोट लिखवा दिए और एक 2 नंबर का प्रश्न बता दिए कि समांतर प्लेट संचक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संचक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यह टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी 2-3 गो ऑब्जेक्टिव चर्चा कर दे रहे हैं। ऐसे तो पहले चर्चा कर चुके हम कि किसी भी गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है। हम पढ़ा चुके हैं कि किसी भी गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, लेकिन गोलीय चालक के अंदर विभव का मान जो होता है वो 0 नहीं होता। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, बराबर कहिए, कांस्टेंट कहिए, स्थिर कहिए। या गोलीय चालक के सतह पर जो विभव का मान है वो अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक के सतह पर जो विभव का मान है अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक के सतह पर जो विभव का मान है अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, समान होता है। और सतह पर जो विभव का मान है वो अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। सतह पर जो विभव का मान है अंदर के किसी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव चर्चा कर दे थोड़ा सा कि किसी साबुन के बुलबुले को, पानी के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो क्या होगा। इसमें आपको 3-4 तरीके का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बहादुर, पानी के बुलबुले पर जब हम धन आवेश देंगे तो धन आवेश में विकर्षण होता है। सब धन आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा, विकर्षण होगा तो उसका आकार बढ़ेगा। तो ऋण आवेश भी देंगे तो भी विकर्षण होगा, और विकर्षण होगा तो आकार बढ़ेगा। यानी जब हम साबुन के बुलबुले को धन आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ेगा, ऋण आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ेगा, और केवल आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ेगा। यानी तीनों ही केस में आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि धारिता आकार के समानुपाती होती है। फिर से एक बार, साबुन के बुलबुले को हम जब धन आवेश देंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, ऋण आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ेगा, केवल आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ेगा। और धारिता आकार के समानुपाती होती है, तो जब आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। इस तरह से आपको 5 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए। एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया कि गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक साबुन के बुलबुले पर जब हम धन आवेश देंगे तो उसका आकार बढ़ता है, ऋण आवेश देंगे तो आकार बढ़ता है, आवेश देंगे तो भी आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। यानी साबुन के बुलबुले को धन आवेश देने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, ऋण आवेश देने पर धारिता बढ़ जाती है, आवेश देने पर धारिता बढ़ जाती है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है समविभव तल। इस नाम से जरूर आप लोग परिचित होंगे, इस नाम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इस नाम से आप लोग जरूर परिचित होंगे, समविभव तल। चलिए हम लोग समविभव तल के बारे में ध्यान देते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है समविभव तल। अंग्रेजी की बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये टॉपिक हम आपको समविभव तल चैप्टर 1 में बहुत बार चर्चा किए थे। सम माने बराबर, विभव माने विभव, तल माने सतह। एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव तल कहलाता है। वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव तल कहलाता है। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव तल की विशेषता की बात करें तो एक विशेषता तो यही हो गया कि समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि समविभव तल के चूंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो कहीं से भी आवेश को इधर उधर ले जाएंगे तो विभव में अंतर नहीं है, और जब विभव में अंतर नहीं है तो विभवांतर नहीं है, विभवांतर नहीं है तो कार्य नहीं होगा। यानी यदि हम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 10 वोल्ट विभव है और यहाँ लेके आए तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो विभव का अंतर 0 हुआ। अब विभव का अंतर 0 हुआ तो किया गया कार्य का मान 0 होगा। यानी समविभव तल में आवेश को चलाने में किया गया कार्य का मान 0 होता है। समविभव तल में आवेश को चलाने में किया गया कार्य का मान 0 होता है। फिर से एक बार, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव तल में आवेश को चलाने में किया गया कार्य का मान 0 होता है। प्रत्येक आवेशित चालक, ये पॉइंट हम आपको पहले बता चुके हैं, प्रत्येक आवेशित चालक समविभव तल होता है। किसी भी हम कोई चालक यदि हम देते हैं, समरूप कोई चालक है, कोई सीधा चालक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो इस पर हम आवेश देंगे तो सब जगह आवेश समान रूप में बटेगा, और सब जगह आवेश समान रूप में रहेगा तो सब जगह विभव भी समान रूप में रहेगा। यदि नुकीला ना हो, नुकीला रहेगा तो सब जगह आवेश समान रूप में नहीं रहेगा, लेकिन यदि समतल हो, समरूप जगह हो, तो सब जगह आवेश समान रूप में बटेगा, और सब जगह आवेश समान रूप बटेगा तो सब जगह विभव भी समान रूप में होगा। यानी प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है, और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। यानी समविभव तल यदि ये है तो विद्युत तीव्रता की दिशा लंबवत होगी, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। यदि हम बात करते हैं, यदि हमारा समविभव तल ये है
तो विद्युत तीव्रता इधर होगी लंबवत। समविभव ये है तो विद्युत तीव्रता इधर होगी लंबवत। समविभव ये है तो विद्युत तीव्रता इधर होगी लंबवत। फिर से एक बार, समविभव क्या है? तो वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव तल कहलाता है। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव तल में आवेश को चलाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। समविभव तल में आवेश को चलाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक आवेशित चालक या समविभव तल विद्युत तीव्रता की दिशा बताता है, क्योंकि जैसे ही समविभव तल पता चल जाएगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा हम आसानी से उसके लंबवत कर देंगे। समविभव तल यदि हमें कोई बता देगा तो हम विद्युत तीव्रता की दिशा आसानी से निकाल लेंगे कि उसकी लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है और विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। इसका मतलब हुआ कि समविभव तल विद्युत तीव्रता की दिशा को बताता है। समविभव तल जब पता चल गया कि समविभव तल ये होगा तो विद्युत तीव्रता उसके लंबवत होगी। यानी आप केवल समविभव तल के बारे में बताइए तो विद्युत तीव्रता की दिशा आसानी से निकल जाएगा। यानी विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। इसके बाद ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो भी पढ़ा रहे हैं, सब एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। साबुन के बुलबुला वाला बताए या गोलीय चालक पर विभव का मान समरूप होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ये बताए। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। उसी एक्स्ट्रा नॉलेज में एक दो पॉइंट और जान जाइए कि यदि चालक को सप्लाई से जोड़ दिया जाए, चालक को सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो विभव समान हो जाता है। जब तक चालक सप्लाई से जुड़ा रहेगा, जब तक चालक सप्लाई से जुड़ा रहेगा तो विभव समान होगा, और जब हटा देंगे तो आवेश समान होगा। चालक को सप्लाई से अलग कर देंगे तो आवेश समान होगा। चालक को सप्लाई से जुड़ा रहेगा तो विभव समान होगा। ये पॉइंट सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद रखिएगा। कभी आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। इसका कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं है। चालक यदि सप्लाई, जब तक सप्लाई से जुड़ा है तब तक विभव समान है, और हटा देंगे तो आवेश समान हो जाएगा। चालक को सप्लाई से जोड़ देंगे, जुड़ा रहेगा, विभव बराबर रहेगा। 240 वोल्ट है 240 से रहेगा, लेकिन जब हटा देंगे तो आवेश समान हो जाएगा, विभव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चालक को सप्लाई से जोड़ दिया जाए विभव समान होगा, हटा दिया जाए आवेश समान होगा। इस तरह से। और इस टॉपिक में का, इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया संचकों का समूहन। इस चैप्टर में एक और टॉपिक रह गया संचकों का समूहन। संचकों के समूहन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।